मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम CEPH 610 पेपर का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। आपने फोर्थ सेमेस्टर में टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन स्टडी किया होगा, विच वाज -h²/2m d/dx² of psi x plus vx psi x into e psi x। This was your टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन। अब हम ये टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन को इस चैप्टर में यूज करेंगे। आर्टिकल 4.1 स्क्वायर वेव पोटेंशियल विथ रिजिड वॉल्स। Consider a particle of mass m moving in one-dimensional potential as specified in figure 4.1। फिगर 4.1 में आपको एक पोटेंशियल डिफाइन किया गया है। पोटेंशियल कैसा है देखो इस फिगर में और इस इक्वेशन में। Vx x वर्सेस Vx, y एक्सिस पे Vx और x एक्सिस पे x। नाउ Vx इज इक्वल टू 0 बिटवीन -a एंड +a, तो -a और +a के बीच में Vx 0 है। एंड इन्फिनिटी फॉर x मोर देन a, मतलब कि -a के इस तरफ और +a के इस तरफ Vx कैसा है, इन्फिनिटी दोनों में, और -a और +a के बीच में 0 है। द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर x लेस देन a इज। अब इस -a और +a के बीच में टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में Vx की जगह पे आप 0 सब्सटीट्यूट कर दो, क्योंकि -a और +a के बीच में Vx 0 है, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, d² psi by dx² plus k² psi is equal to 0, where k² is nothing but 2me by h²। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस, a sin kx plus b cos kx। Since Vx is equal to infinity at x plus a, then psi a should be 0। अब x is equal to a पे Vx इन्फिनिटी है, मतलब कि आपका पोटेंशियल जो आपका पार्टिकल जो है वो पोटेंशियल क्रॉस करके जा ही नहीं पाएगा, मतलब वेव फंक्शन जो है वो psi एक्ट प्लस a, psi एट दिस पॉइंट विल बी 0। अगर x इज इक्वल टू +a है तो psi a 0 होना चाहिए। इसका मतलब अब इस इक्वेशन में x की जगह पे +a की वैल्यू डालिए और psi a की जगह पे 0 डालिए, तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, a sin k plus b cos k इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वही चीज़ आप x इज इक्वल टू -a के लिए भी बोल सकते हैं कि -x इज इक्वल टू -a पे भी Vx इन्फिनिटी है, तो psi -a भी 0 होगा। तो आप इस इक्वेशन में x की जगह पे -a और यहाँ पे psi -a की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि a sin k is equal to 0 and b cos k is equal to 0। Now this equation 6 leads to a solution a is equal to 0 and b is equal to 0। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें और a is equal to 0 और b is equal to 0 पुट कर दें, तो this leads to physically unacceptable solution psi is equal to 0। तो अब इसमें आप a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0, इस इक्वेशन 3 में a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 पुट कर दे तो क्या मिलेगा, psi इज इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0 मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, it is an unacceptable solution। The other possible cases are
a is equal to 0 when b not equal to 0 and a not equal to 0 when b is equal to 0। तो एक ऑप्शन ये है कि दोनों a और b 0 हो जाए, पर ये तो अनएक्सेप्टेबल है। तो दूसरा पॉसिबल केस क्या है कि a या b में से कोई एक 0 हो। फर्स्ट केस, जब a 0 हो तब b 0 ना हो, जब b 0 हो तब a 0 ना हो। The first condition gives, the first condition मतलब a is equal to 0 and b not equal to 0, a is equal to 0 and b not equal to 0। अगर b not equal to 0 है इस कंडीशन में, अगर b 0 नहीं है तो cos ka को 0 होना पड़ेगा। so see cos k is equal to 0। now cos 0 कब होता है? cos 0 तब होता है जब हमारे पास n pi by 2। so cos n pi by 2 is 0 when n is 1 3 5, मतलब cos pi by 2, cos 3 pi by 2, cos 5 pi by 2 ये सब 0 होता है। तो इन दोनों इक्वेशन में से आपको पता चलेगा कि a is equal to n pi by 2 when n is 1 3 5 and so on। और k square is equal to 2me by h कट स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 2me by h कट स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखो k को नीचे ले जाओ यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल सॉरी इस इक्वेशन में ए की वैल्यू इस तरफ ले जाओ तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर बचेगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ई एन इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ई एन को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो आपका एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m नीचे इस तरफ चला जाएगा। तो ई एन इज इक्वल टू के स्क्वायर एच कॉट स्क्वायर बाय 2m। अब के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पुट करो। तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। एक्चुअली ये यहाँ पे गलती है, ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4a स्क्वायर होना चाहिए, ये गलती सुधार लेना। द आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी आइगन वैल्यू इज, अब आपको k की वैल्यू मिल गई, k इज इक्वल टू एन पाई बाई 2a, मतलब k की वैल्यू मिल गई। तो साई इज इक्वल टू बी कॉस के ए, तो b की वैल्यू नहीं है हमारे पास, कॉस के ए की वैल्यू है, मतलब b कॉस के ए की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये तो b कॉस के इज इक्वल टू 0 है, लेकिन हम इस इक्वेशन में अगर डालेंगे तो a इज इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म तो बचेगी नहीं। तो साई एक्स इज इक्वल टू बी कॉस के एक्स, हमारे पास k की वैल्यू मिली है, हमारे पास k की वैल्यू है, वो सब्सटीट्यूट करो इस इक्वेशन में, तो आपकी आइगन फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1 3 and 5। नाउ द सेकेंड कंडीशन, अब इसमें सेकेंड कंडीशन क्या है, b इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, b इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना है, और एंड a नॉट इक्वल टू 0, तो साई एक्स इज इक्वल टू के साइन एक्स। अब इस इक्वेशन पे ध्यान दो, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो साइन के ए इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो साइन के इज इक्वल टू 0। नाउ आई नो दैट साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई एक्सेट्रा 0, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों को कंपेयर करो तो के ए इज इक्वल टू एन पाई बाई टू, तो आपको के की वैल्यू मिलेगी एन पाई बाई टू ए व्हेन n is equal to 2, 4, 6 and so on. And En is equal to n square pi square by h cut square 8ma square when n is 2, 4, 6, 8 etc. बिल्कुल ये जो स्टेप्स किए उसी की तरह यहाँ पे सिर्फ एक 4 ऐड कर देना, 4 वो गलती है. एंड आइगन फंक्शन इज इसी तरह से यहाँ पे b cos k x था, उसी तरह से यहाँ पे a sin k x आ जाएगा when a is 2, 4, 6 etc. The normalization of wave function gives a is equal to b is equal to 1 by under root a. अब आप इस वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन करो तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी 1 by root a. अब वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑड क्वांटम नंबर्स आर सिमेट्रिक. अब ऑड क्वांटम नंबर्स मतलब कि 1, 3, 5 ऑड क्वांटम नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होंगे उसमें कॉस वेव फंक्शन होगा और कॉस इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन. मतलब आपको पता है कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो मतलब आप फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स लगाएं तो भी आपका वेव फंक्शन सिमिलर आएगा, तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक. वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू इवन क्वांटम नंबर्स आर एंटी सिमेट्रिक. तो इवन क्वांटम नंबर्स वाला वेव फंक्शन देखो, इवन क्वांटम नंबर्स में साइन है और साइन आपको पता है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. मतलब एक्स की अगर आप साइन चेंज करोगे तो फंक्शन की भी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये एंटी सिमेट्रिक है. द कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शंस आर. अब कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शंस देखते हैं. 2, 4, 6 के लिए ए साइन के एक्स, ए क्या है 1 बाय अंडर रूट ए साइन के एक्स, और 1, 3, 5 के लिए बी कॉस के एक्स, बी क्या है 1 बाय रूट ए अंडर कॉस के एक्स. द एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट आर. ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, n इज इक्वल टू 1, तो उस वक्त एनर्जी कितनी होगी, तो n इज इक्वल टू 1. इस वाले में n इज इक्वल टू 1, इसमें n इज इक्वल टू 1 डालो तो क्या होगा, ये E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 8ma स्क्वायर. पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 8ma स्क्वायर. एंड साई 1 एक्स मतलब कि अब n की जगह पे 1 का सब्सटीट्यूट करो तो 1 बाय अंडर रूट ए कॉस, इसकी जगह 1 तो कॉस पाई एक्स बाय ए. दैट इज एनी पार्टिकल कन्फाइंड इन अ बॉक्स मस्ट हैव अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी. तो अगर पार्टिकल इसी बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है तो उसकी सर्टेन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए उतनी, जिसे हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहेंगे. फॉर अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन पोटेंशियल वेल, सो फॉर अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ पोटेंशियल वेल, अगर पोटेंशियल वेल ऐसा है कि ज़ीरो और x के बीच में आपका वी एक्स ज़ीरो है और अदरवाइज x अगर ज़ीरो और a के बीच में नहीं है तो इन्फिनिटी है, तब आपकी आइगन वैल्यूज़ कुछ ऐसी होंगी और आइगन फंक्शन कुछ ऐसा होगा. ये हमें डिराइव नहीं करना है, आप चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, ये सेम स्टेप्स यूज़ करने हैं, बस वी एक्स की वैल्यू बदल देनी है. हमारे केस में क्या है, माइनस ए से प्लस ए में है और इस केस में ज़ीरो से प्लस ए में है, बस यही करना है. LQ1, SQ1 और SQ2 होमवर्क में लीजिए और LQ6 भी बाद में आएगा. स्क्वायर वेल पोटेंशियल विथ फाइनाइट वॉल्स.
Now consider a particle of mass m moving inside a potential well with finite barriers. अब पहले इनफाइनाइट बैरियर्स थे, -a और +a पे इनफाइनाइट थे Vx. अब हम फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर रखेंगे, मतलब -a और +a पे कुछ फाइनाइट पोटेंशियल V0 होगा और माइनस और प्लस ए के बीच क्या होगा, 0. सो यही दिया है. -a से पहले जो भी रीजन है वो रीजन 1 है और यहाँ पे पोटेंशियल है V0. ये रहा. सिमिलरली x मोर देन है तभी भी V0, मतलब कि ये वाला रीजन x मोर देन a है इस रीजन में, तभी भी पोटेंशियल V0. और रीजन 2 जो कि हमारा ये वाला रीजन है, तब पोटेंशियल 0, ये इतने में. ठीक है. अब the wave equation in region 2 is same as equation 2 with solution given by equation 3. तो अब ये एक रीजन 2, मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ, रीजन 2 माइनस और प्लस ए के बीच ये. तो रीजन 2 वाला का जो वेव इक्वेशन होगा वो सेम इसके जैसा होगा. हमने जो फर्स्ट थियरी की है ना, देखो सेम इसके जैसा होगा. और इसका सॉल्यूशन कैसा, इसका स्क्रोडिंजर इक्वेशन भी सेम इसके जैसा होगा एंड सॉल्यूशन भी सेम ऐसा ही होगा. तो ये है हमारा रीजन 2 का सॉल्यूशन, याद रखना. नाउ इन रीजन्स 1 एंड 3, रीजन 1 और 3 का हमें स्टडी करना है. रीजन 2 का तो हमें पता चल गया कैसा होता है. नाउ इन रीजन 1 एंड 3 दोनों में Vx इज इक्वल टू V0 है. ठीक है. तो आपकी जो सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करते वक्त जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन दिखाई थी, उसमें आप Vx की जगह पे V0 सब्सटीट्यूट करिए तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा. नाउ कंसिडर 2 डिफरेंट केसेस, E लेस देन V0 और E मोर देन V0. केस नंबर 1, E लेस देन V0. जब E लेस देन V0 हो तब इक्वेशन 13 को आप कैसे लिख सकते हो, कुछ इस तरह से. इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, वेर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E, हुज सॉल्यूशन इज. अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से होगा, C e रेस टू माइनस अल्फा एक्स प्लस D e रेस टू अल्फा एक्स, वेर अल्फा इज अ पॉजिटिव constant, alpha is positive and C and D are constant. अगर आप रीजन 3 की बात करें, अगर आप रीजन 3 की बात करें और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाएं, मतलब x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इस प्लस पे इतना आगे चले जाए पॉजिटिव एक्सिस के पे कि प्लस इन्फिनिटी पे चले जाए. सो हम x इज इक्वल टू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी. तो इस इक्वेशन में देखो क्या होगा, इक्वेशन 14 में x की जगह इन्फिनिटी डाल दो तो एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल अल्फा इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, विच मीन्स साई एक्स भी इन्फिनिटी हो जाएगा. अब क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है. एट इन्फिनिटी योर वेव फंक्शन शुड वैनिश, इट शुड नॉट बी इन्फिनिटी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स वाले टर्म की वजह से इन्फिनिटी हो रहा है ना रीजन 3 में, तो आप एक काम करो, डी को 0 बना दो. डी को 0 बना दोगे तो ये पूरी टर्म ही फिनिश. तो डी हैज़ टू बी 0 इन रीजन 3, तो रीजन 3 में डी को 0 होना पड़ेगा. सिमिलरली इन रीजन 1 सी हैज़ टू बी 0. रीजन 1 में क्या है, x इज इक्वल टू
माइनस इन्फिनिटी, मतलब x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ काफ़ी दूर चले जाओ तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लगाओ इस इक्वेशन में, तो ये टर्म c इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस अल्फा x इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा इंटू माइनस एक्स, मतलब सी ई रेस टू अल्फा एक्स, मतलब ओके माइनस अल्फा इन्फिनिटी, मतलब सी रेस टू अल्फा इंटू इन्फिनिटी, दैट इज अगेन इन्फिनिटी। तो रीजन वन में ये वाली टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स इन्फिनिटी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सी को ज़ीरो बना देंगे ताकि ये पूरी टर्म ही चली जाए। तो रीजन वन में सी हैज़ टू बी ज़ीरो। दस द वेव फंक्शन फॉर थ्री डिफरेंट रीजन्स आर, तीनों अलग अलग रीजन की बात करें तो फर्स्ट रीजन का इक्वेशन ये है, लेकिन सी ज़ीरो है तो फिर यही टर्म बचेगी। फिर रीजन टू का मैंने इक्वेशन आपको बताया फर्स्ट थियरी में से ही ऐसा, और रीजन थ्री का सॉल्यूशन कैसा है, ऐसा है, लेकिन रीजन थ्री में डी की वैल्यू ज़ीरो है तो बचेगा क्या, यही बचेगा। वेर के स्क्वायर, अब के स्क्वायर क्या है, 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर, यू नो दैट। The wave function can in region 2 can either be symmetric or anti-symmetric about the origin। अब सिमिलरली जो हमने फर्स्ट टॉपिक में किया था कि रीजन 2 ये a साइन के एक्स और b कॉस के एक्स का वेव फंक्शन सिमेट्रिक भी हो सकता है या तो एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। सिमेट्रिक फंक्शन इन रीजन टू, अगर रीजन टू में सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन मतलब याद करो पिछली थियरी में सिमेट्रिक फंक्शन कब था, जब a इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा था, तो b कॉस के एक्स था आपका सिमेट्रिक फंक्शन, विच a इज इक्वल टू ज़ीरो, द कॉन्टिन्यूटी कंडीशन गिव्स। अब इस बाउंड्री पे ध्यान दो, माइनस ए पे है तो साई वन, मतलब रीजन वन में जो वेव फंक्शन है साई वन माइनस ए, क्योंकि माइनस ए पे है, इज इक्वल टू साई टू माइनस ए होगा। उसी तरह से आप ये भी बोल सकते हैं डी साई वन ऑफ डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू डी साई टू बाय डी एक्स एट x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये दोनों कंडीशंस मैंने लिखी हैं। अब आप इस बाउंड्री कंडीशन पे ध्यान दीजिए, इस कंडीशन पे यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है, तो हम कह सकते हैं दैट ये रीजन टू, उसको मैं साई टू की तरह लिखूँगी, तो साई टू ऑफ ए इज इक्वल टू साई थ्री ऑफ ए, क्योंकि ए बाउंड्री है रीजन टू और रीजन थ्री के बीच। उसी तरह से आप डी साई टू बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड डी साई थ्री बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस हुई। ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम बाउंड्री कंडीशंस को भी बार बार इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो देखो ये हमने बाउंड्री कंडीशंस ये दो यूज़ कर ली, बराबर। अब हमारे पास साई वन, साई टू और साई थ्री ये तीनों इक्वेशंस हैं। अब इन तीनों साई वन, साई टू और साई थ्री की वैल्यूज़ इन चारों इक्वेशन में डालोगे तो आपको ये चार इक्वेशन मिलेंगी जिन्हें मैंने इक्वेशन 16 बोला है। देखो ये है, ये साई वन, साई टू और साई थ्री की वैल्यूज़ हैं, उनको आप इन चारों इक्वेशन में डालो और डाल के देखो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ये चार। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे ना इक्वेशन 16 को, तो आपको दिखेगा कि c इज इक्वल टू डी एंड के ए इज इक्वल टू
के ए इंटू टेन के ए इज इक्वल टू अल्फा ए। ये इक्वेशन 17 आपकी। एसिमेट्रिक फंक्शन इन रीजन बी, इन रीजन टू। एसिमेट्रिक फंक्शन का क्या सीन है था? एसिमेट्रिक फंक्शन अपना था जब b इज इक्वल टू 0 हो रहा था, a साइन के एक्स जैसा अपना एसिमेट्रिक फंक्शन था। Now use of continuity at x is equal to plus or minus a gives you. अब कंटिन्यूटी आपको कंटिन्यूटी इक्वेशंस यूज़ करनी है, ये वाली, ये सारी कंटिन्यूटी इक्वेशंस यूज़ करनी है। किसके लिए? साई, ये साई 1, फिर साई 2 में, साई 2 में आप b की जगह 0 पुट कर दो तो ये साई 2 हो जाएगा, और साई 3, साई 1 साई 2 साई 3। आपको साई 1 साई 2 साई 3 मिल गया, तो ये 4 कंडीशंस यूज़ कर लो तो आपके ये 4 इक्वेशंस आ जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 18 वी ऑब्टेन, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको c इज इक्वल टू माइनस डी और के ए कॉट के ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा ए मिलेगा। द एनर्जी आइगन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग इक्वेशन 17 एंड 19 न्यूमेरिकली और ग्राफिकली। अब आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 17 और इक्वेशन 19 को सॉल्व करना पड़ेगा। के ए इज इक्वल टू बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू गैमा। तो जहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में के ए जहाँ पे दिखे उसकी जगह बीटा और अल्फा ए जहाँ पे दिखे उसकी जगह पे गैमा पुट करो तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। सो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इज के स्क्वायर ए स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा, के स्क्वायर की वैल्यू डालो 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डालो 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ई। तो आपका बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है? इट्स एन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन बी गामा प्लेन विथ रेडियस 2m वी नॉट ए स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर रेज टू हाफ। तो इतने रेडियस वाला एक सर्कल मिलेगा आपको। टू गेट द सॉल्यूशन द कर्व representing variable beta and beta against beta is plotted along with the circles of radii under root 2m v naught a square by h cut square for different values of v naught a square. A similar construction for solution of k cot ka is equal to minus alpha a with dashed curves is given. तो गैमा विथ रिस्पेक्ट टू बीटा का एक ग्राफ ड्रॉ करो। ये सारे आपके सर्कल्स हैं, ठीक है। अब आप के टेन के ग्राफ प्लॉट करो इस तरह से, देखो तो आपके सर्कल के साथ कहीं पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे हो रहा है, और इस लाइन का एक तो यहाँ पे हो रहा है। उसी तरह से आप के कॉट के का कंस्ट्रक्शन कर दो, के कॉट के और डैश्ड लाइन से, ये देखो के कॉट के, वो भी कहीं कहीं तो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल से। नाउ फ्रॉम the above figure we see one intersection if 0 less than radius less than pi by 2। अब देखो 0 से pi by 2 में एक ही इंटरसेक्शन है, टू इंटरसेक्शंस इफ pi by 2 एंड पाई के बीच में रेडियस है।
π/2 और पाई के बीच में रेडियस है, तो 2 इंटरसेक्शन है। उसी तरह से पाई और 3π/2 के बीच में इंटरसेक्शन है, तो पाई और 3π/2 में के बीच में रेडियस है, तो 3 इंटरसेक्शन है। अब रेडियस को मैं आर ऐसे सिंबलाइज कर रही हूँ, तो 0 लेस देन आर लेस देन π/2, मतलब 0 लेस, दोनों इन सबको स्क्वायर करो तो 0 लेस देन आर स्क्वायर लेस देन π²/4। उसी तरह से इसका स्क्वायर करो तो π²/4 लेस देन आर स्क्वायर लेस देन π²। इनका स्क्वायर करो तो π² लेस देन आर स्क्वायर लेस देन 9 π²/4। अब आर स्क्वायर किसके साथ प्रोपोर्शनल है? योर रेडियस इज इक्वल टू √of 2m v0a²/h²। मतलब आर स्क्वायर कैसा होगा? 2m v0a²/h²। मतलब अब ये 2m/h² तो कांस्टेंट है, सो आर स्क्वायर इज नथिंग बट की जगह आप आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू v0a²। तो आप यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे v0a² पुट कर सकते हो। तो 1 इंटरसेक्शन मतलब 1 एनर्जी लेवल फॉर 0 लेस देन आर स्क्वायर की जगह पे v0a² एंड एनर्जी लेवल्स हैं तो π²/4 इंटू h²/2m, तो क्या हो जाएगा? π² h²/8m। उसी तरह से 2 इंटरसेक्शन मतलब 2 एनर्जी लेवल्स फॉर π² इंटू h²/8m और r², इसकी बात कर रहे हैं हम, 2 इंटरसेक्शन मतलब ये वाला π²/4 इंटू h²/2m मतलब π² h²/8m लेस देन v0a² लेस देन 4 π² h²/8m। उसी तरह से इस 3 इंटरसेक्शन के लिए ये the point x is equal to plus or minus a are the classical turning points for the well। प्लस ए और माइनस ए ये क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स हैं वेल के लिए। वेव फंक्शंस हैव टेल्स बियॉन्ड द क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स मीन अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी फॉर पार्टिकल टू बी आउटसाइड द पार्टिकल्स, आउटसाइड द पोटेंशियल। क्लासिकली क्या होना चाहिए? अगर E लेस देन V0 है मतलब कि पार्टिकल अगर रीजन 2 के अंदर है, ठीक है, पर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। E लेस देन V0 मतलब पार्टिकल अंदर है यहाँ पे, लेकिन उसके पास V0 से पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने की एनर्जी नहीं है, तो पार्टिकल बाहर रीजन 1 या रीजन 2 में नहीं जा सकता क्लासिकली। पर क्वांटम मैकेनिकली अगर आप देखो तो रीजन 2 और रीजन 3 में आपके वेव फंक्शंस जा रहे हैं। देखो अगर आप क्वांटम मैकेनिकली बात करें तो देखो वेव फंक्शन हैव टेल्स बियॉन्ड द क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, मतलब माइनस और प्लस ए के बाहर भी जा रहे हैं। सो मतलब टेल्स है, इसका मतलब क्या? फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल की टू बी आउटसाइड द वेल। अगर फिर वेव फंक्शन बाहर है, इसका मतलब कि एक प्रोबेबिलिटी तो है कि पार्टिकल बाहर भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हैड टनल्ड और लीक इनटू द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन।
तो आपका क्वांटम पार्टिकल क्या हो गया, वो टनल होके बाहर निकल गया। क्लासिकली तो ये रीजन 1 और रीजन 3 फॉरबिडन है अगर एनर्जी लेस देन V0 है। अगर इस पोटेंशियल बैरियर V0 को क्रॉस करने जितनी एनर्जी नहीं है अपने पार्टिकल के पास, तो वो बाहर आ ही नहीं पाएगा क्लासिकली। तो रीजन 1 और रीजन 3 उसके लिए क्लासिकली फॉरबिडन होंगे। लेकिन अगर आप पार्टिकल को एज अ वेव, उसका वेव नेचर एक्सप्लॉइट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पार्टिकल का वेव माइनस से और प्लस से बाहर भी जा रहा है, विच मीन्स देर इज़ अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि पार्टिकल बाहर हो, विच मीन्स पार्टिकल लीक या टनल आउट कर सकता है बियॉन्ड द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। केस E मोर देन V0, अगर E more than V0 है तो क्या, in the region E more than V0 the quantity V0 minus E is negative which makes alpha imaginary। अगर V0 minus E नेगेटिव है तो आपका अल्फा, आपने यहाँ पे डिफाइन किया है अल्फा, ये अल्फा इमेजिनरी हो जाएगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर विल बी नेगेटिव, तो अल्फा विल बी इमेजिनरी। अगर अल्फा इमेजिनरी है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 13 इज साइनूसॉइडल इन रीजन 1 एंड 3। रीजन 1 एंड 3 का सॉल्यूशन आप देखो, साई एक्स इक्वेशन 13 में आपको आपके पास है, तो वो साइनूसॉइडल हो जाएगा। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन साइन वेव साइनूसॉइडल हो जाएगा। इन रीजन 1 एंड 3, रीजन 1 और 3 में साइनूसॉइडल आपका वेव फंक्शन होगा। हेंस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द पार्टिकल, ऑल ओवर द स्पेस एंड पार्टिकल इज नॉट बाउंड। तो पूरे स्पेस में आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वली नहीं बट पूरे स्पेस पे, ओवरऑल स्पेस आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और आपका पार्टिकल बाउंड नहीं होगा। आप LQ2 होमवर्क में लीजिए। 4.3 स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अब स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या है? स्क्वायर वेल पोटेंशियल की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, x इज इक्वल टू 0 से पहले आपका v पोटेंशियल 0 होगा, फिर 0 और a के बीच में आपका पोटेंशियल V0 होगा, और a के बाद आपका पोटेंशियल, अगर x मोर देन a है, यहाँ पे a लिख लीजिए, जस्ट राइट a हियर, तो भी आपका 0 होगा। अगर x मोर देन a है, x मोर देन a, तो भी आपका Vx 0 होगा। देखो 0 है। Now consider a stream of particle of mass m approaching the square barrier from left। तो आप कंसिडर करो कि एक आपको वेव इंसिडेंट हो रही है, मास पार्टिकल ऑफ मास m है जो आपकी लेफ्ट साइड से इस पोटेंशियल बैरियर पे इंसिडेंट हो रही है, अप्रोच कर रही है। Classically, if the energy of the particle E is less than V0, it is always reflected and it is transmitted is if E is more than V0। तो अब पोटेंशियल बैरियर है V0 का, तो अगर इन पार्टिकल्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इनकी एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम है, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसे इस तरफ जाने का तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि V0 का पोटेंशियल बैरियर है। तो अगर E लेस देन V0 क्लासिकली, मैं क्लासिकली बोल रही हूँ, क्लासिकली E लेस देन V0 है तो पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक होंगे। लेकिन अगर E मोर देन V0 है, मतलब कि पार्टिकल के पास इस बैरियर से ज़्यादा एनर्जी है, तो ये पार्टिकल
बैरियर को क्रॉस कर देंगे और हमें ट्रांसमिटेड वेव मिलेगी। तो यही लिखा है E लेस देन V0 तो पार्टिकल इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एंड E मोर देन V0 तो पार्टिकल इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड। However, quantum mechanically, it can be seen that there is always a finite probability for a particle to penetrate or leak through the barrier and continue its forward motion even if E less than V0। तो हमने लास्ट टॉपिक में किया, उसी तरह से इस टॉपिक में भी हम दिखा सकते हैं दैट इवन इफ पार्टिकल की एनर्जी अगर बैरियर से कम भी है तो क्लासिकली तो ऐसा होता है कि वापस ही आ जाएगी, बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली आप प्रूव कर सकते हो कि आपका पार्टिकल जिसकी एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम क्यों ना हो, फिर भी वो लीक या टनल कर सकता है दूसरी साइड। दिस phenomena is called quantum mechanical tunneling and is possible because of wave function of the wave nature of the matter। बिकॉज इससे हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कहेंगे। और वो ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग आया क्यों पिक्चर में, बिकॉज हमने मैटर को वेव की तरह कंसिडर किया। केस 1 E लेस देन V0। जब E लेस देन V0 है देन फॉर द 3 रीजन्स ऑफ पोटेंशियल के तीनों रीजन के लिए अब आपके पास Vx ये रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन 3 के लिए आपके पास Vx की वैल्यूज़ हैं। तो आप ये जब यूनिट स्टार्ट करवाई तो मैंने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखवाया था, उसमें Vx की जगह पे ये सारी वैल्यूज़ पुट करिए, इसको रीजन 1 के लिए, इसको रीजन 2 के लिए और इसको रीजन 3 के लिए। तो आपकी इक्वेशंस कुछ ऐसी आएंगी। रीजन 1 के लिए मैं वेव फंक्शन को psi1 नाम दे रही हूँ, रीजन 2 के लिए वेव फंक्शन को psi2 नाम दे रही हूँ और रीजन 3 के लिए वेव फंक्शन को psi3 नाम दे रही हूँ। तो कुछ ऐसे इक्वेशंस आपके आएंगे, आप पुट करके देखिए Vx की ये वैल्यूज़ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन में, मतलब कि इस वाली इक्वेशन में, इसमें तो आपकी कुछ ऐसी 3 इक्वेशंस आएंगी। इन तीनों का सॉल्यूशन कैसा है, इन तीनों का सॉल्यूशन आपको इक्वेशन 22 में दिया है। psi1 इज इक्वल टू ई रेस टू आई के एक्स प्लस ए ई रेस टू माइनस आई के एक्स, psi2 इज इक्वल टू बी रेस टू ई रेस टू अल्फा एक्स प्लस सी ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स और psi3 है डी रेस टू आई के एक्स। Plane wave e raised to ikx represents the incident particle traveling from left to right and e raised to ikx represents the stream of reflected particles traveling from right to left। तो भी e ikx क्या है, e ikx is nothing but equation of plane wave जो कि प्लस x डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है। तो psi1 देखिए, psi1 क्या है, रीजन 1। तो रीजन 1 में क्या है, रीजन 1 में एक वेव लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है और दूसरी वेव ई रेस टू माइनस आई के एक्स मतलब राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करने वाली, मतलब इस तरफ ट्रैवल करने वाली भी एक वेव है जो कि रिफ्लेक्टेड वेव है। तो ये हमारी इंसिडेंट वेव और रीजन 1 में रिफ्लेक्टेड वेव, ये इंसिडेंट वेव ई रेस टू आई के एक्स और रिफ्लेक्टेड वेव ए ई रेस टू माइनस आई के एक्स, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है और इंसिडेंट वेव क्या है, ई रेस टू आई के एक्स। और अपनी ट्रांसमिटेड वेव रीजन 3 में क्या है, देखो रीजन 3 में है ई रेस टू आई के एक्स, मतलब इस तरफ ट्रैवल करती है। ई रेस टू आई के एक्स मतलब एक प्लेन वेव जो इस तरफ लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है। तो रीजन 3 में देखो आपका एक ही वेव है जो लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है। The probability okay, for simplicity the amplitude of incident wave is taken as 1। हमने इस थियरी में सिंप्लिसिटी के लिए
इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड को 1 कंसिडर किया है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स आर। अब इंसिडेंट की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? 1, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 1 है। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है ए। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसी होगी रिफ्लेक्टेड की? a²। फिर ट्रांसमिटेड वेव जो है रीजन 3 में, उसकी एम्पलीट्यूड कितना है? d। तो ट्रांसमिटेड वेव का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा? d²। कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या होगा? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T इज इक्वल टू d² एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R इज इक्वल टू a²। तो R प्लस T इज इक्वल टू 1। ये अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाइए। वो कैसी होंगी? अब इस बाउंड्री पे ध्यान दीजिए, तो ये 0 पे है, तो ये रीजन 1 है, तो psi1 एट x इज इक्वल टू 0 एंड psi2 एट x इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि एक ही बाउंड्री पे है। उसी तरह से d psi1 बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू d psi2 बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम बाउंड्री 0 पे हैं। उसी तरह से ये वाली बाउंड्री पे ध्यान दीजिए, ये रीजन 2 और 3 की बाउंड्री है। तो रीजन 2 में psi2 एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू psi3 एट x इज इक्वल टू a होना चाहिए। उसी तरह से d psi2 बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a शुड बी इक्वल टू d psi3 बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। तो इस बाउंड्री पे ये दो कंडीशंस हो गई, तो हमारे पास 4 कंडीशंस मिलेंगी दोनों बाउंड्रीज को मिला के। एक फर्स्ट बाउंड्री पे x इज इक्वल टू 0 पे, और ये दूसरी बाउंड्री पे x इज इक्वल टू a पे। आपके पास psi1, psi2 और psi3 की वैल्यूज़ हैं। उन सब को ये चारों इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो तो आपकी इक्वेशन 23 ए एंड बी यानी इक्वेशन 24 ए एंड बी आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो आपको ये बी और सी की वैल्यू मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो आपको कुछ ऐसी 25 ए एंड बी मिलेगा। अब आपको बी और सी की वैल्यू मिल गई, तो इन वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो 23 बी में, तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको ए की वैल्यू मिली, बी की वैल्यू मिली और सी की वैल्यू मिली। ए, बी और सी की वैल्यू को आप ये वाले इक्वेशन में डालो 23 ए में, तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डी टी इज इक्वल टू d², और d² क्या होता है? d इंटू d²। अब आप ये आपका d है, तो आप d* कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस d* कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो मैथ्स वाले नहीं है उनको बता देती हूँ कि जहाँ पे आपको i दिखे ना, उसकी जगह पे आप -i पुट कर देना, क्योंकि i* इज इक्वल टू -i। तो यहाँ इस इक्वेशन में जहाँ पे आपको i दिखे उसकी जगह -i पुट कर दो, तो आपका d* बन जाएगा, की इक्वेशन बन जाएगी। तो d है आपका, वो यहाँ पे पुट किया और d* कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट किया, और सॉल्व करोगे तो इक्वेशन 26 आ जाएगी। नाउ r इज इक्वल टू 1 - t। अब इस t को 1 में से माइनस कर दो तो r की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फॉर अ ब्रॉड एंड हाई बैरियर, ब्रॉड मतलब क्या? ब्रॉड मतलब इस तरह से जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, दिस इज़ अ मोर ब्रॉड बैरियर, जिसकी विड्थ ज़्यादा हो। ब्रॉड बैरियर मतलब
वो बैरियर जिसकी विड्थ ज़्यादा हो। तो अगर इसकी विड्थ ज़्यादा है मतलब ए की वैल्यू ज़्यादा है, और फॉर अ हाई बैरियर, हाई मतलब इस तरह से ऊंचा हो, अगर ऊंचा हो तो वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा है। तो फॉर अ ब्रॉड बैरियर ए इज़ हाई एंड फॉर अ हाई बैरियर V0 इज़ हाई। तो V0 और ए, ब्रॉड हाई बैरियर के लिए V0 और ए काफ़ी बड़े होंगे। अब अगर V0 बड़ा है तो अगर V0 बड़ा है तो अल्फ़ा की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो फॉर अ ब्रॉड हाई पोटेंशियल अल्फ़ा और ए दोनों बड़े होंगे। तो अल्फ़ा इज़ मोर देन 1। अगर अल्फ़ा इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1 तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ एच अल्फ़ा एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एच अल्फ़ा की वैल्यू कैसी होगी? हाफ एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा है। अब यहाँ पे टी में साइन एच और कॉस एच अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास, वो सब्सटीट्यूट करो उसकी जगह पे। साइन एच अल्फ़ा और कॉस एच अल्फ़ा की जगह पे ये सब्सटीट्यूट करो तो आपकी टी की वैल्यू कुछ ऐसे मिल जाएगी। अब अल्फ़ा स्क्वायर और के स्क्वायर की जगह पे आपने जो के स्क्वायर क्या था 2me/h क्रॉस स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर क्या था 2m v0 माइनस e बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये सब आप सब्सटीट्यूट कर दो तो आपकी t की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। और ये फिगर है, देखो इंसिडेंट वेव वो बैरियर को क्रॉस करके ये ट्रांसमिटेड वेव। The phenomenon of barrier penetration has numerous applications in physics. The most important one is explanation of alpha emission by nuclei. अब ये बैरियर फेनोमिनन, बैरियर पेनिट्रेशन वाला जो फिनोमिनन है उसका काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। वन ऑफ देम इज़ अल्फ़ा एमिशन बाय न्यूक्लियाई, एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फ़ा एमिशन बाय न्यूक्लियाई, जो हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। नाउ ई मोर देन V0, अभी केस हमने कौन सा देखा E लेस देन V0 का, अब हम देखेंगे E मोर देन V0 में क्या होता है। When the energy of particle is greater than the height of the barrier, the wave function in region 0 to A also becomes trigonometric given by, अब 0 से A के बीच का फंक्शन मतलब कि रीजन 2 की बात चल रही है, रीजन 2 ये दिस वन। अब इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा पता है? इसका सॉल्यूशन ये साइड 2 ऐसा नहीं रहेगा, इट विल बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक, और सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा। E exponential I beta x plus f exponential minus I beta x, where beta is nothing but 2m by h cross square E minus V0। पहले क्या था? अल्फा स्क्वायर was is equal to 2m V0 minus E by h क्रॉस स्क्वायर, ऐसा था ना। उसकी जगह पे हम बीटा लेंगे 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस V0, और आपका वेव फंक्शन कुछ ऐसा होगा। LQ3, LQ5, SQ3 और SQ4 को होमवर्क में लीजिए। 4.4 अल्फा एमिशन। नाउ ये आपका अल्फा एमिशन के लिए वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद अल्फा पार्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस VR वर्सेस R का आपको ग्राफ दिया है। If the residual charge is Ze, the Coulomb repulsive Coulomb potential beyond the attractive potential is 2Ze square by R। तो और the radius R1 of nuclear alpha particle attraction is almost equal to the nuclear radius, and if E2 is the point at which uh, the alpha particle energy E exceeds the Coulomb potential, then E is equal to 2Ze square by R2।
ये मैंने लाइन ड्रॉ की है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ई की। Now, R1 is the radius of alpha particle attraction. R1 is the radius of alpha particle attraction, which is approximately equal to the nuclear radius. ये approximately equal to nuclear radius है। और R2 क्या है? R2 is the point at which alpha particle energy exceeds the Coulomb attraction. तो ये देखो, ये कूलम्ब का कर्व है। तो ये तो इस एरिया में देखो आप कि यहाँ पे आपका जो कूलम बैरियर है उससे ज़्यादा है आपकी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ई। तो इस पॉइंट को मैं R2 कहूँगी। देन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज याद करो। तो E इज इक्वल टू 2Ze²/R2 आएगा, या फिर R2 को अगर आप इक्वेशन का सब्जेक्ट बना दो तो R2 इज इक्वल टू 2Ze²/E। Now treating the potential R1 between R1 and R2 as a one dimensional square barrier। अब देखो ये पोर्शन को आप स्क्वायर बैरियर की तरह ट्रीट करो। वैसे तो ये R1 और R2 के बीच कुछ ऐसा है, बट आप कंसिडर करो, अप्रोक्सीमेशन लो कि ये स्क्वायर बैरियर जैसा है। अगर आप स्क्वायर बैरियर वाला अप्रोक्सीमेशन लोगे ना तो आपकी ट्रांसमिशन की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कुछ ऐसी। देखो ये हमने डिराइव भी की है, देखो ये रही, ये वैल्यू आएगी। और t इज t इज इक्वल टू ये है, इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या किया, t इज अप्रोक्सीमेटली इतना, तो इसको हमने निगलेक्ट किया तो अप्रोक्सीमेशन आ गया। ये परफेक्ट वैल्यूज़ है कांस्टेंट के साथ, और इसमें हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। एज द रियल बैरियर इज नॉट स्क्वायर। अब मैंने बोला कि रियल बैरियर जो है वो स्क्वायर नहीं है, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं। रियल बैरियर कुछ ऐसा है। अगर आप रियल बैरियर है तो आपका अप्रोक्सीमेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे इंटीग्रेशन -R1 से R2 करना पड़ेगा, और ये V0 की जगह पे 2Ze²/R रखना पड़ेगा। It is estimated that an alpha particle within a nucleus moves with velocities of 10⁻⁷ meter per second. Radius of heavy nucleus like uranium is about 10⁻⁻14. Hence, the alpha particle strikes the wall of the barrier at the rate of 10⁻21 times per second. अब अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी होती है 10⁻⁷, और हेवी यूरेनियम न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻14। एंड हेंस अल्फा पार्टिकल जो है वो वॉल को उसको कितनी बार स्ट्राइक करेगा, 10⁻21 टाइम्स स्ट्राइक करेगा एक सेकेंड में, पर सेकेंड 10⁻21 टाइम्स। The probability that particle penetrates at each time it hits the wall is given by transmission coefficient K, transmission coefficient T. Therefore, the probability that it comes out in 1 second is T⁻21, 10⁻21T। तो probability कि आपका पार्टिकल बाहर आ जाए is 10⁻21T. The mean lifetime is given by tau is given by 1 by probability, that is 1/21, 10⁻21T. Decay constant is inverse of mean lifetime, that is 1 by tau. अब tau क्या है, 10⁻21T, और 10⁻21 और T क्या है, ये टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब लैम्डा इज इक्वल टू
एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग, ऐसा कोई ऐसी वैल्यू है, तो आप क्या करो, इसको दोनों साइड से ln ले लो, तो ln लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बीटा ई, ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, लैम्डा आपका है डीके कांस्टेंट और E है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। दिस इक्वेशन 29 is called Geiger-Nuttall law. Thus the barrier penetration could explain the phenomena of beta decay. तो आपका जो बैरियर पेनिट्रेशन है वो अल्फा डीके फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पा रहा है। और ये गाइगर-नटल लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है? गाइगर-नटल लॉ है ना, आप 611 में स्टडी करेंगे कि अल्फा एमिशन जो है वो गाइगर-नटल लॉ को फॉलो करता है, विच मीन्स अगर ये इक्वेशन आ गई तो अल्फा डीके भी एक्सप्लेन हो रहा है आपके बैरियर पेनिट्रेशन से। होमवर्क में आप LQ4 लीजिए।